कहते हैं ना दोस्तों, प्यार करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन प्यार को अगर सोच समझ के किया जाए तो समझ लो टिकता बहुत दिन है। लेकिन वही प्यार जिस दिन में मरचन में तब्दील हो तो समझ लो उसी दिन से प्यार नफ़रत बनकर ऐसा पाता है जिसका अंजाम कि कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है प्यार का। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना एक ज़िला पड़ता है अब कानपुर। उसी के अंतर्गत जाना माना एक चौबेपुर थाना भी पड़ता है, और उसी में एक जाना माना ब्रह्मनगर इलाका पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक इधर 22 मई साल 2025 का ही। अब जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो ब्रह्मनगर के जो लोग होते हैं अब वॉशिंग के लिए मौके पर बाहर जाते हैं, दिशा मैदान करना शुरू कर देते हैं। और तभी उसी में से एक व्यक्ति जो होता है संजय के मकान के जब पीछे पहुंचता है तो झाड़ी होता है, उसी में एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में देखता है। उसी समय चौंक जाता, कहने लग जाता कि अरे यह संजय की अपनी अर्धांगिनी है। उसी समय अर्धांगिनी चिल्लाते हुए वह मंजू को नाम लेते हुए बुलाता है, क्योंकि मंजू वही खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ी होती है। तुरंत का तुरंत उसी समय जो होता है संजय के घर पहुंचता है, और संजय उसी समय अपने नीचे वाले प्लॉट में पहली वाली मंजिल में काफ़ी गहरे में बच्चों सहित सो रहा होता है। और जैसे यह खबर पाता है कि हमारी पत्नी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में मंजू अब उधर जो होता है अब पड़ी होती है, तुरंत जो होता है उसी समय अब संजय पहुंचता है। संजय शर्मा जैसे ही अब अंजू शर्मा के पास पहुंचता है, उसी समय देखता है दहाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देता है, और उसी समय एक सूचना पुलिस को दे दिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती, खबर 5 ही घटना पर पहुंचती। वहां पहुंचने के बाद पुलिस की टीम जैसे करीब जाती देखती कि सही में अंजू पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वहीं पड़ी हुई है, जिसकी उम्र लगभग इधर 30 से 32 साल के आसपास होता है। चेहरा ना पहचान में आ रहा होता है, ऐसा लगता है किसी ने खूबसूरती मिटाने के लिए चेहरे को बहुत तरीके से ख़राब किया होगा, अपनी सारे गिले शिकवे इस अंजू के साथ मिटा लिए होंगे। पुलिस की जो टीम होती है अंदाज़ा लगाती है कि बस करो, या जो संजय के छत है इसी छत पर से संजू की बेरहम तरीके से हत्या करके नीचे डंप किया गया होगा, क्योंकि छत कुछ और गवाही दे रहा होता है। उसी समय सिपाही कर्मी तुरंत संजय के छत पर जाते देखते हैं कि छत पूरी तरह से एक हिस्सा खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो इधर अंजू की बेरहम तरीके से जो हत्या होता है इसी जगह पर की गया है, और छत पर से बॉडी को नीचे फेंका गया है। पुलिस की टीम यही पता पाती कि अरे छत के नीचे वाली जो हिस्सा होता है पहली वाली मंजिल, उस मंजिल में तो संजय का पूरा परिवार रहता, उसके टोटल 3 बच्चे भी हैं, और उस रात तो संजय घर पर ही सोया हुआ था। पुलिस का शंका उसी वक्त संजय पर चला जाता है, इसीलिए पुलिस की टीम संजय को घेरे में लेती है और वही कस्टडी में लेती है, लेकर थाने में जाती है। और दूसरी तरफ बॉडी पुलिस की टीम अंजू के पंचनामा भरवाती, उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा भी देती है। इधर पुलिस की टीम सारा का सारा शंका संजय पर मर देती है, लेकिन वहाँ संजय के बच्चों से पूछताछ यही किया जाता है तो पता चलता कि संजय आए दिन जोटा ढाबे पर अब ड्यूटी किया करता था, नाइट शिफ्ट होता था, रोज़ रात को 8:30 बजे निकल जाता, सुबह ही लौट पाता था, पूरी रात वहाँ बिताता था। लेकिन अचानक संजय आज नाइट में क्यों सो गया, इसीलिए पुलिस का शंका और गहरा हो जाता है कि रोज़ तो नहीं सोता था, आज सोने का कोई कारण तो बना होगा, बस करो यही बात होगा। इसी बीच पुलिस को पता भी चल जाता है कि बच्चों की तहरीर पर कि ठीक अभी कल शाम के टाइम जो होता है इधर अंजू और साथ में संजय शर्मा दोनों आपस में झगड़े तगाड़ कर रहे थे, बार कर रहे थे, जिसके बाद बच्चों की बात सुनकर संजय के उस जुआ पर यकीन हो जाता है। लेकिन जब संजय से पुलिस की टीम जो होता है थाने में पूछताछ करती है, थाने में पूछताछ करते हुए संजय यही कहने लग जाता कि साहब हमारे 3 बच्चे भी हैं, हमें शंका था कि हमारी पत्नी जो होती है पीठ पीछे कोई ना कोई खेल खेल रही है, लेकिन साफ शंका के बाद हमने अपनी पत्नी के ऊपर कोई पहरा नहीं लगाया, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी पत्नी के साथ कोई ऐसा कर सकता है। पुलिस की टीम उसी वक्त कहती है एक बात बतला दो कि आखिर तुम उस दिन ढाबे पे क्यों नहीं गए। लेकिन संजय के चेहरा और आवाज़ सुनकर वहाँ पर थाना प्रभारी भारी सन्नस रह जाते हैं, उनको शंका और बढ़ जाता है कि बस करो संजय के अलावा कोई और है नहीं।
पुलिस की टीम उसी वक्त घर में जाती संजय के और फोरेंसिक टीम की मदद लेती, तब तक छत पे जाती है, वहाँ सैंपल को इकट्ठा करती है और कमरे की जब तलाशी लेती तो एक कपड़ा होता है। अब वह जो कपड़ा होता है संजय का होता है। संजय का जो कपड़ा होता है उस कपड़े में कई सारे ब्लड के धब्बे भी पड़े होते हैं। पुलिस का शंका यकीन में बदल जाता है। पुलिस की टीम सीधा का सीधा अब वही थाने में पहुँचती है, वहाँ संजय से पूछताछ करती है, कड़ाई से काफ़ी तरीके से अपने व्यवहारों से पूछताछ कर पुलिस अंदाज अपनाती है। लेकिन संजय एक बात के रट्टा लगाकर बैठ जाता कि साहब हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, अगर हम यही करना था तो हम तो छत के नीचे भी कर सकते थे। पुलिस की टीम ये कहती है कि बस करो, तुमने छत पर बहला के ले गया, आसान पाया, वहीं पर बेरहम तक हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को यही पता चलता कि छत पर जो होता है रहने वाला एक सौरभ चौधरी भी है, लेकिन उसका मौके पर उस छत पर आज नहीं आना था। पुलिस की टीम लग जाती, सुनसान इलाका पाकर संजय ने सारे कारनामों को यकीन में दिया है। शंका तो हर वक्त संजय शर्मा के ऊपर जा रहा होता है, लेकिन संजय हर बात रोते रोते यही दुआई देता कि सामने नहीं किया है। आखिर पुलिस भी थक हार जाती है, लेकिन पुलिस की टीम अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेती है, इधर अंजू शर्मा के हत्यारों को पकड़ने के लिए। लेकिन शंका सिर्फ संजय के ऊपर होता है। लेकिन संजय से जब पुलिस की टीम पूछताछ करती है तब तरीके से अपनाती है तो सैंपल को भी पुलिस की टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज देती है। अगर मैच कर गया तो समझ लो इससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस की टीम संजय को बार बार टाच करती है, लेकिन तभी संजय के जुआ से निकल जाता है कि अनुज शर्मा। पुलिस की टीम सुनती है अनुज शर्मा कौन है, तो पता चलता वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है, उसी गाँव का रहने वाला इधर अनुज दुबे है। पुलिस की टीम रहतेपुर में उसी जगह पहुंच जाती जहां पर अनुज दुबे रहने वाला होता है। पता चलता है कि अनुज दुबे ऊपर से रहने वाला सौरभ शर्मा जो होता है, दोनों एक ही दोस्त होते हैं, दोनों का बराबर आना जाना होता है। लेकिन पुलिस की टीम अब अनुज दुबे की तलाशी करती है, अपने हिसाब से तलाशी करती है, तो तरीके से मुखबिर को अलर्ट कर देती है और कस्टडी में ले लेकर थाने पहुँच जाती है। और जब थाने पहुँच जाती है, अनुज दुबे जो होता है पुलिस के सामने ऐसी बात रखता है कि यह पुलिस के अलावा वह कहीं जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से अनुज दुबे पुलिस के सामने टूट जाता है, कहीं लग जाता है। क्या केस है साहब, हमने तो अंजू शर्मा को अपनी अर्धांगिनी मान चुके थे, लेकिन साहब ज़िंदगी का जो खेल खेला हमें नहीं समझ में आया। लेकिन अब जो कहानी जो होता है इधर अनुज दुबे बताता है, इसे सुनकर लोगों के वहाँ सन्नाटे और फसरे भी हो जाते हैं। असल में अंजू शर्मा जो होती है और दूसरी तरफ संजय शर्मा जो होता है, दोनों की शादी ठीक है अब जाकर तौर तरीके से 13 साल पहले हो जाता है। लेकिन दोनों की शादी एक बाजार में मुलाकात तहरीर पर होता है। शादी से पहले दोनों प्रेम प्रसंग करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच परिवार वालों को खबर लगता खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन इसमें दोनों अपने व्यवहार को बदलते हैं और शादी का फैसला लेते हैं, जा करता उतर के शादी भी कर लेते हैं। लेकिन खिलाफ बावजूद भी परिवार सुख में होता है, बीतता है। समय के हिसाब से अब इधर संजय शर्मा और अंजू टोटल 3 बच्चों की मां बन जाती है। लेकिन जब परिवार बढ़ने की वजह संजय परेशान हो, जिसकी वजह से आप ढाबे पर नौकरी करने लग जाता है। लेकिन तब भी देखता है कि पारिवारिक जो खर्चा है तब भी नहीं पूरा हो पा रहा है। अब इसी की वजह से घर में कला बन जाता है, हर बार झगड़े होते हैं, हर बार लफड़े होते हैं। यहाँ तक कभी कभी संजय जो होता है अंजू की बेरहम तरीके से पिटाई कर दिया करती थी। अब संजय जो होता पैसे देने में अंजू के शौक श्रृंगार के लिए आनाकानी करना शुरू कर देता है, और जब आनाकानी करना शुरू कर देता है तो इसी बीच अब सहारा लेती है रसोईया में काम करने का। और तभी अंजू की मुलाकात एक उसकी पूजा नाम की उसकी एक सहेली से होता है। अंजू सहेली से अपनी पूजा से मुलाकात करती है और फिर जाकर उसी के बलबूते रसोईया में काम करती है, जिसकी वजह से उसके ठीक ठाक पैसे और जेब खर्चे शौक श्रृंगार के खर्चे के पैसे आने शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से अब एक ही छत के नीचे रहने की बावजूद भी दोनों कभी अपने आप को एकता में महसूस नहीं लाते थे। लेकिन संजय जो होता है अपने घर में सुधारने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इधर अंजू के जो शौक श्रृंगार खर्चे होते हैं तब तक से बढ़ते चले जाते हैं। और जब भी संजय देखता कि फ़ोन पर लगना बराबर उसका आए दिन रम थम जाता है। लेकिन तभी घटना से मात्र अब कुछ साल पहले जो होता है सौरभ होता है, सौरभ का उसका अपना करीबी जो दोस्त होता है अब ठीक रहतेपुर का रहने वाला होता है। उसी वक्त अनुज दुबे भी आता है। अनुज दुबे जब पहुंचने के बाद जैसे नीचे उतरता तो उसी वक्त उसकी जो नज़र होता है जाकर इधर अनुज शर्मा पर पहुंचता है। अब जैसे ही अनुज का अंजू शर्मा पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद एक ही नज़र में भाभी देवर का रिश्ता बनाता है, फिर दीवाना सा हो जाता है। और फिर इधर जो होता है दोनों के नंबर मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं, फिर बात करना शुरू कर देते हैं। अब यह सिलसिला जो होता है बराबर चलता है। इंस्टाग्राम पर रील बनाना जो होता है इधर अनुज और दूसरी तरफ जो होता है अंजू शर्मा का चलना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को लाइक करते चैट करते, लेकिन चैट और लाइक जो होता है धीरे धीरे इधर अनुज के मन में अनुज के लिए भा जाता है। अनुज इधर अंजू दोनों एक दूसरे के दीवाने से हो जाता है, मिलने के लिए बेकरार और मौके का तलाश में बैठे रहते हैं, क्योंकि मौका अच्छा खासा हो जाता था। क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते, दिन में जो होता है पति ढाबे पर चला जाता, कभी रात चला जाता, मौका अच्छा होता, फिर रिश्ते को अंजाम इधर
अंजू जो होती है अनुज को बुलाकर अपने कमरे में देती है। यह सिलसिला चल बढ़ता है। चलते चलते कई महीनों का वक्त बीता, धीरे धीरे मोहल्ले में खबर पड़ता है। लेकिन जब खबर संजय पाता है कि नहीं करता है, क्योंकि काम में व्यस्तता की वजह से अपनी पत्नी के हरकत के बारे में जानकारी लेना ही नहीं चाहता था। भरपूर फ़ायदा जो होता है इधर अंजू अनुज के साथ उठाना शुरू कर देती है। वक्त बीतने लग जाता है। इधर अनुज जो होता है अब जाकर अंजू को अपनी अर्धांगिनी मान लेता है और हर सोमवार को जो होता है गंगा स्नान कराने के लिए ले जाता, मेला भी दिखलवाता है और तौर तरह के सारे पैसे भी खर्च करते हैं। और जेब खर्चे के लिए भी जो होता है अनुज दुबे इधर अंजू को पैसे भी देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जो होता है पैसे लेने की जो आदि होती है अब इधर अंजू बन जाती है। अनुज के जेब खर्चे भी मुश्किल हो जाते थे, लेकिन अनुज जो होता है अपने खर्चे रोक कर इधर अंजू को खर्चे देना से शुरू कर देता है। तो अब खुद अंजू जो होती है अनुज को कोई भी ये लखानी जो होता है प्यार देने में नहीं किया करती थी। यह सिलसिला चलता है और चलते चलते जैसे ही कुछ महीने और साल का वक्त बीतता तो इसी बीच अचानक जो होता है उसको आभास होता है कि आजकल जब कभी हम कॉल करते हैं तो इधर अंजू जो होती है आनाकानी क्यों करती है। अब ये सब सच्चाई जन पीछे पड़ जाता है और तभी एक दिन जो होता है अचानक अनुज अंजू का मोबाइल अपने हाथ में इतना चेक करता है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे रील होते हैं। उस रील में जो होता है इधर अंजू किसी युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है, जिसको देखकर उसी समय अनुज सनस रह जाता और उसी वक्त की बात की पूछाई करते हुए इधर अनुज और अंजू दोनों झगड़े करते हैं। यह सिलसिला उसी दिन से बढ़ जाता, आए दिन बढ़ जाता है। लेकिन अब जो होता है अनुज अपने आप को बहुत ही तरीके से ठग लेता है, समझ लेता है कि हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया, जिसकी वजह से अनुज हमेशा के लिए इधर अंजू को सबक सिखाने का फ़ैसला ले लेता है। क्योंकि जब कभी भी कॉल करता तो इधर अंजू यही कह जाती कि मौका नहीं, टाइम हमारे पास नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसी बात को लेकर मलाल हो जाता कि हमारे सारे शौक़ को रोक कर हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर यह अंजू ने अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से अनुज इधर ऐसा फ़ैसला लेता है कि जिसकी फ़ैसला की कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही अब 11 मई साल 2025 का वक्त होता है, शाम का टाइम होता है, उसी वक्त जो होता है घर में पैसे को लेकर झगड़े तगार होते हैं। इतने झगड़े तगार होते हैं कि अब जो होता है इस खबर को पूरे ससुराल वालों को लग जाता संजय के, जिसकी वजह से पूरे मामले बिखर जाते हैं। और इसी वजह से संजय अपनी पत्नी को समझाते हुए ड्यूटी पर नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही रात का अब 10 बजे के आसपास का टाइम होता उसी वक्त अनुज सोच लेता है पति तो वहाँ ड्यूटी पर गया होगा, ढाबे पर मौका अच्छा होगा, और तभी कॉल कर देता है, कहने लग जाता है कि तुमसे मुलाकात करना है, इस वक्त तुम बाहर आओ गाँव के। लेकिन इधर जो होता है कह जाती कि नहीं, आज हमारे पति हमारे घर पर है, ढाबे पर नहीं गए हैं, हम नहीं आ सकते हैं। और तभी अनुज फैसला लेता कि हम आ रहे हैं तुम्हारे छत पर और तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। यह बात सुनकर जो होती है अब अंजू तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही पूरा परिवार सो जाता है, तौ तरीके से सो जाता है, क्योंकि 2 मंजिला मकान होता है। पहली मंजिल पे जो होता है इधर संजय अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहा करता था, जिसमें उसकी बड़ी बेटी होती है एक 8 साल की, और सबसे बड़ा बेटा होता है 10 साल का, और सबसे छोटा एक रिया होता है 5 साल का। तो तरीके से परिवार रहता है, तीनों के तीनों बच्चे आराम से सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2 बजे के आसपास का टाइम होता है उसी वक्त छत पर अचानक जो होता है इधर अनुज दुबे चढ़ जाता है, और जैसे चढ़ता है तो इधर फ़ोन कर देता है अंजू को। अंजू खबर पाती तो छत पर भाग जाती हैं, और जैसे पहुंचता है, पहुंचने के बाद कहने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी के साथ तूने खिलवाड़ क्यों किया, हम नहीं चाहते। लेकिन इसी बात को लेकर जो होता है इधर ऊपर छत पर इधर अंजू शर्मा और अनुज दुबे के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। झगड़े तकरार हो जाते हैं कि अचानक जो होता है अपने जेब से एक तेजधार हथियार निकालता, उसी तेजधार हथियार से जो होता है सारी खूबसूरती को उसी वक्त अनुज मिटा देता है। बेरहम तरीके से इस दुनिया से अब अंजू को जुदा कर देता, फिर बॉडी को लेता छत पर से धक्का मारता, जिसकी वजह से समझ जाता है कि इसका सारा का सारा इंजाम संजय शर्मा पर आएगा। फिर आराम से फाँद कर पार हो जाता है और फिर नहर के पास पहुँचता है, वहाँ कपड़े उतारता, स्नान करता है, फिर घर पहुँचता, आराम से कपड़े पहनता, फिर सो जाता है। सोच लेता कि हमारा तो नाम तो आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता होता है कि अंजू के द्वारा कि घर में आए दिन संजय से झगड़ा हो, जिसका उसका शंका सीधा का सीधा संजय के ऊपर जाने वाला होता है। अब वह यह बात सोचकर बैठ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने सच्चाई जो होता है संजय के मुंह से तब आता है जब संजय काफ़ी टूट जाता है। लेकिन उसकी हिम्मत तब बढ़ जाती है जब अनुज का नाम ले लेता है, जिसकी वजह से पुलिस को टीम अनुज को घेरे में लेती है। अनुज से स्थानीय पूछताछ किया जाता, क्योंकि अनुज कोई सातिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर अब टिक पाए, जिसकी वजह टूट जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों जो सच्चाई रखते सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अनुज दुबे को अपने कस्टडी में ले जाती, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है, और कोर्ट में अनुज दुबे के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।